जुटे तो वो कर सके। तो कैपेसिटी का मतलब हो गया औकात। तो किसी भी कंडक्टर का औकात क्या है, देखिए हम लोग खाना खाते हैं उसी तरह से कंडक्टर में आप चार्ज खिला सकते हैं। एक कंडक्टर के ऊपर आप चार्ज दोगे, कंडक्टर उसको अपने में अब्जॉर्ब करेगा। एक कंडक्टर कितना चार्ज खुद में ले सकता है मैक्सिमम, आप चार्ज को देते जाओगे उसमें वो चार्ज स्टोर होते जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद जब उसमें आप चार्ज देते रहोगे तो एक लिमिट के बाद वो चार्ज देना बंद कर देगा। क्योंकि एक कंडक्टर में जब हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट से बढ़ते जाएगा पोटेंशियल, और चार्ज देते जाओ पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और एक समय के बाद मैक्सिमम पोटेंशियल पे जब वो कंडक्टर पहुंच जाएगा तो उसके बाद उसमें और चार्ज दोगे तो वो चार्ज देगा नहीं। एक कंडक्टर जैसे घड़े में पानी भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे, जब घड़ा फुल भर जाएगा तो उसका कैपेसिटी है, कैपेसिटी उसका फुल हो जाएगा तो उसके बाद उसमें और पानी दोगे तो पानी बाहर ही छलकेगा। ठीक इसी तरह से चार्ज भी बाहर ही छलकता है, ध्यान रखिए। तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस को समझते हैं, जब भी किसी कंडक्टर को आप चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। चार्ज दो तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल। जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगर हम चार्ज देते जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, या चार्ज उसके हिसाब से वैरी करता है। तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा रहे हैं c, एक कांस्टेंट लगाए c, तो q इक्वल टू आपका बन गया c into v। तो यहाँ गौर करिए, यहाँ जो c एक कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को c का कांस्टेंट कॉल्ड, इसी को आप कैपेसिटी बोलोगे या बोलोगे कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटी या क्या बोलोगे इसी को, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। समझाते हैं, घबराइएगा नहीं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब समझते हैं कैपेसिटेंस का डेफिनेशन जानने से पहले फिलहाल तो आप ये समझें कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है। कैपेसिटी क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ाना हो तो आप उसमें चार्ज देते हो। मान लो मेरे पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर का नाम A है, एक कंडक्टर का नाम B है, ये भी अभी 10 वोल्ट पे है और ये भी अभी 10 वोल्ट पोटेंशियल पे है। हमको इसको 10 से 11 करना है, तो हम इसको चार्ज दिए, तो ये 5 कूलम का चार्ज दिए तो ये 10 से बढ़ के 11 वोल्ट हो गया। कितना कूलम, 5 कूलम। लेकिन वही इस कंडक्टर को 11 वोल्ट करने के लिए हमको 20 कूलम का चार्ज देना पड़ा। तो देखो 5 कूलम का चार्ज देने से ये सिर्फ 1 वोल्ट बढ़ा, उतना ही वोल्ट बढ़ने के लिए 5 के बजाय कितना कूलम चार्ज खाया, 20 कूलम। मतलब इसका कैपेसिटी इसकी तुलना में ज्यादा है। तो कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए चाहिए, वो अमाउंट ऑफ चार्ज उस कंडक्टर का क्या कहलाता है, कैपेसिटी, या उसे क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। फिर से बोलते हैं, वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए चाहिए, उसी को उस कंडक्टर का हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी किसी कंडक्टर का ज्यादा होता है और किसी कंडक्टर का कम। औकात किसी का अगर आपको मेजर करना है तो उसी के लिए एक टर्म बना है कैपेसिटेंस। जिसका कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा चार्ज अपने में स्टोर कर लेगा, और जिसका कैपेसिटी कम होगा वो अपने में कम स्टोर करेगा। जो अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेता है उसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। वो आगे आएगा फिलहाल। तो जो अपने अंदर ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा वही कहलाता है अच्छा कैपेसिटर। फिलहाल तो कैपेसिटी का डेफिनेशन आप समझ चुके हैं, सब हम लिखवाएंगे कि द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिंस Q इज इक्वल टू आप C into V बोले, अगर V का वैल्यू 1 वोल्ट हो जाए, अगर V का वैल्यू कितना वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट, तो यहां से आपको Q इज इक्वल टू C हो जाएगा। मतलब कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली वो चार्ज है, कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट उस चार्ज के बराबर होता है जो चार्ज किसी कंडक्टर को दिया जाता है ताकि उसका पोटेंशियल कितना वोल्ट से बढ़ सके, 1 वोल्ट से। फिर से बोल देते हैं, हम बोल रहे हैं क्या, कैपेसिटेंस इज numerically equivalent to that amount of charge, यहाँ दिख रहा है आपको, amount of charge, capacitance is numerically equivalent to that amount of charge, which is
which is required to raise its potential by कितना वोल्ट, by 1 वोल्ट। तो यहाँ देखिएगा कैपेसिटी या कैपेसिटेंस सेम चीज है, हर कंडक्टर का अलग अलग कैपेसिटी या अलग अलग कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि Q इज इक्वल टू आप C इंटू V कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा, और C इज इक्वल टू अगर Q बाई V होगा तो अगर आप इसके ऐसा यूनिट में जाओगे जो कमर्शियली आप ले सकते हो ऐसा यूनिट, तो चार्ज का होता है कूलम और इसका होता है वोल्ट, और किसी को आज के बाद हम लोग कहेंगे फैराड। ऑब्वियसली बात है, सबको इज्जत देना है भाई, उसके नाम पे यूनिट जाता है फैराड। तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट आज के बाद आप कूलम पर वोल्ट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे फैराड। जैसे कि आपसे कोई बोलता है डिफाइन 1 फैराड, हम रिपीट कर देंगे, हो सकता है कुछ लोग अगर लेट से ज्वाइन किए हो तो हम रिपीट कर देंगे इसको भी जो बोल रहे हैं, ठीक है। नया चैप्टर है, पुराने चैप्टर से कोई खास फायदा नहीं, थोड़ा बहुत कहीं भी नया नया तो रहेगा ही। स्टार्टिंग में इसमें ऐसा सवाल बनता है तो एनसीईआरटी इसको इग्नोर करके आगे बढ़ गया है, और हर साल जैक से बीएससी में सवाल देता ही देता है स्फेरिकल कंडक्टर वाला, तो वो सब हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा, सीधे जोश में कैपेसिटर में भागेंगे नहीं। है डिफाइन 1 फैराड अगर आपसे पूछता है तो आप जानते हो कि अगर आप Q इज इक्वल टू 1 कूलम ले लो और V इज इक्वल टू 1 वोल्ट ले लो, तो उस हिसाब से Q भी 1 V भी 1, तो C इज इक्वल टू 1 फैराड आ जाएगा। फैराड को हम लोग F से दिखाएंगे, कैपिटल F से, फैराड को कैपिटल F से दिखाएंगे, तो C इज इक्वल टू 1 फैराड। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगा, जब 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर को देकर उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ा दे, when 1 coulomb of charge is given to a conductor to raise its potential या potential difference, असल में ये भी अगर दो कंडक्टर के बीच की बात करें, दो प्लेट के बीच भी असल में पोटेंशियल डिफरेंस है, शुरुआत में जीरो मान के चले इसमें पोटेंशियल बोल रहे, असल में ये पोटेंशियल डिफरेंस है, भी पोटेंशियल डिफरेंस है, एक कंडक्टर के लिए पोटेंशियल बॉडी हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज देके इसको पोटेंशियल को 1 वोल्ट से चेंज कर दिया जाए तो उस कंडक्टर के कैपेसिटेंस को 1 फैराड कहेंगे। 1 farad is the capacitance of that conductor in which 1 coulomb of charge is required to raise or change its potential by 1 volt. 1 farad is the capacitance of that conductor in which 1 coulomb of charge is required to raise or to change its potential by कितना वोल्ट, 1 वोल्ट। तो यहाँ से आपको कितनी बातें समझ में आ रही है कि Q इक्वल टू होता है CV। तो आज के बाद एक नया फॉर्मूला आप सुनोगे जिसका नाम है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q इक्वल टू CV, ठीक है। जैसे अभी समझो, एक बार आपको हम फिर से रिपीट करते हैं, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, हर कंडक्टर में जैसे जैसे आप चार्ज दोगे उसका पोटेंशियल वैसे वैसे बढ़ेगा, दोनों में प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। हर कंडक्टर में चार्ज दीजिएगा पोटेंशियल बढ़ेगा, हर कंडक्टर का एक औकात होता है मैक्सिमम पोटेंशियल, उस लेवल को पहुंचने के बाद उसमें और चार्ज दोगे तो वो चार्ज रखने में नहीं लेगा, लेकिन जब तक उसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं बढ़ा तब तक वो चार्ज लेगा। इसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यहाँ कांस्टेंट लगा दिए C, ये Q इक्वल टू CV में ये C एक कांस्टेंट है, इसी को हम लोग कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कहते हैं, औकात। किसी भी कंडक्टर का औकात या कैपेसिटी का मतलब ये समझना है कि वो कितना चार्ज अपने में ले सकता है। अगर मान लो V के वैल्यू 1 वोल्ट करते तो Q इक्वल टू C हो गया, मतलब असल में कैपेसिटेंस वो चार्ज है जो किसी भी कंडक्टर के वोल्टेज को कितना वोल्ट से बढ़ाने के लिए चाहिए, 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए चाहिए। मेरे पास दो कंडक्टर है A और B, अगर एक जब बोलते तो वहां उल्टा होता है, मेरे तो उल्टा हो जाता है, कंफ्यूज हो कि स्क्रीन पे मेरा हाथ उल्टा क्यों दिखता है। क्या A और B, अगर A का पोटेंशियल 10, इसका भी 10, अगर इसको 10 से 11 करना है, इसको भी 10 से 11 करना है, इसको चार्ज भी तो एक है 5 कूलम, एक है 25 कूलम, सेम 1 वोल्ट बढ़ने के लिए एक ज्यादा चार्ज का है एक कम, तो एक का कैपेसिटी ज्यादा है एक का कैपेसिटी कम, वही बात है। कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट उस अमाउंट ऑफ चार्ज के है जो किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज। अगर कुछ स्पेलिंग कहीं लिख देते हैं तो के लिए तो लिख दिए, मैं स्पेलिंग बहुत ज्यादा बोलते बोलते गड़बड़ हो जाएगा, कहां गड़बड़ हो गया ए, अरे बहुत स्पेलिंग कहीं भी कुछ गलती होगा तो संभाल लेना, वो उसके लिए आपको ब्लेम मत करना, बहुत आप बोलते बोलते लिख देते हैं कुछ भी। which is required to raise the potential, यानी its potential by कितना वोल्ट, 1 वोल्ट। Q is equal to CD से C is equal to Q by V आया, Q by V मतलब कूलम पर वोल्ट आया, कूलम पर वोल्ट को हम लोग फैराड बोलेंगे, यानी ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज
फराड, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तो B इज इक्वल टू 1 वोल्ट अगर लेते हैं तो C इज इक्वल टू 1 फराड हो जाएगा। और इसकी तरह भी 1 1 तो 1 बाय 1 1, यानी कैपेसिटेंस उस कंडक्टर का, यानी कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फराड अगर डिफाइन करने बोला तो 1 फराड उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है जिसमें 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। 1 coulomb is the capacitance of that conductor. 1 coulomb, 1 farad is the capacitance of that conductor in which a change in a conductor, sorry, a charge of 1 coulomb raises its potential by कितना वोल्ट, 1 वोल्ट। तो ये आपको बेसिक आइडिया है। कई बार स्कूल कॉलेज में अलग अलग तरह का ग्राफ पूछ देता है, वो ग्राफ के बारे में बात करेंगे। जैसे फिलहाल मान लो हमें एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, एक हमने लिया स्फेरिकल कंडक्टर, जैसे एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, चार्ज इसमें है q चार्ज है। तो आपको पता है ना कि स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिर से सुन लीजिए, एक स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये बताओ दिस इंप्लाइज दैट q by v कितना हो जाएगा, q by v, v आ जाता है, q by v is equal to 4 pi epsilon naught r। q by v किसके बराबर है, c के, तो c is equal to क्या हो गया, 4 pi epsilon naught r। तो देखो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, r के। यानी रेडियस जितना बड़ा होगा कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा, रेडियस जितना कम होगा कैपेसिटी उतना कम होगा। याद कीजिए कैपेसिटेंस को ना वोल्टेज से मतलब है ना चार्ज से, दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है, इसको बस मतलब है रेडियस। इस केस में इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है, ओनली शेप एंड साइज पे। रट ले, कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। फिलहाल एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस याद कर ले, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आप जल्दी से 73 लोग हो गए 71 से, क्या कोई लेट से ज्वाइन किए तो फिर से आपको रिपीट करना पड़ जाएगा बार बार। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी खींचना है खींचे। किन्हीं का वीडियो अगर कट रहा है तो इसको हम डाल देंगे, आपके हाथ पक्का डाल देंगे, हाथ पक्का डाल देंगे उसमें ग्रुप में। जितने लोग कट रहा है बताएंगे हमको, हम कोशिश करेंगे इनका प्रॉब्लम उसके थ्रू हम हो जाए, डाल देंगे उससे इसमें। तो कैपेसिटेंस को समझिएगा, लंबा लेसन है, बात करें आगे हम लोग बात। चलिए इसको मिटाने जा रहे हैं, सवाल भी हमारे पास है, जो भी उसको निकाल के रखेंगे तो पहले कुछ समझा दें। जिनका भी छूट रहा है कोशिश करें कि नेटवर्क एस्टैब्लिश हो जाए। ये नहीं कि आप भैया पोस्ट करेंगे तो पढ़ लेंगे, उस चक्कर में आप फंस जाइएगा। इसलिए आपका नेटवर्क इश्यू होता है, इसलिए हम बार बार इसको दोबारा करते हैं। देखिए अभी अभी आपने सीखा कि अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कौन पेन से लिख रहे थे, इससे लिख रहे थे। अब सुनो, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया रेडियस। यहां सुनिएगा, अगर आपको हम बताएं फॉर अर्थ के केस में हम लोग पता है कि हम लोग पोटेंशियल कितना मानते हैं, 0। इसीलिए c is equal to q by v, समथिंग बाय 0, समथिंग बाय 0 कितना हो गया, इन्फिनिटी। यानी अर्थ का पोटेंशियल या अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, इन्फिनिटी। यानी एनी कंडक्टर मतलब एनी शेप और साइज, शेप साइज से मतलब नहीं है, शेप और साइज। एनी कंडक्टर which is earthed है या ग्राउंडेड है, earthed है या क्या है, ग्राउंडेड, has
capacitance equal to has infinite capacitance, has infinite capacity या capacitance। कोई भी कंडक्टर जो अर्थ है ग्राउंडेड है उसका कैपेसिटेंस इंफिनिटी होता है, मतलब जितना मन उतना चार्ज उसमें दे दो, जितना मन उतना चार्ज उसमें दे दो किसी भी कंडक्टर। ठीक है, नोट एक बात ध्यान रखिएगा, अर्थ अगर आप ले रहे हो, अर्थ आप समझ रहे हो, और अर्थ जो है वो खुद में एक स्फीयर है, अगर इसको स्फीयर मानते हो तो अर्थ का रेडियस आपको पता है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, और आपको ये पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। रेडियस ऑफ अर्थ अगर आप पुट करोगे तो कैपेसिटेंस आएगा 711 माइक्रोफैराड। तो अगर आपसे एक्चुअली पूछा जाए कि आपका कैपेसिटेंस स्फेरिकल मानते हुए कितना होगा तो आपका जवाब होगा 711 माइक्रोफैराड। लेकिन हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि एक्चुअली हम मानते हैं अर्थ का पोटेंशियल अज्यूम करते हैं 0, और इसी कारण से अर्थ का आपको कैपेसिटेंस भी कितना करना होगा, इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट ये ध्यान रखिएगा, अर्थ के केस का एक छोटा सा बात है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देता है कि इनमें से कौन सा अर्थ का कैपेसिटेंस हो सकता है थ्योरेटिकली अज्यूमिंग इट एज एन स्फीयर, तो आपका जवाब होगा 711 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब जो हम आपको टॉपिक सिखाने वाले हैं रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक पहले भी हम यूज किए हैं इसके बाद को, लेकिन हम बोले थे कि भविष्य में बताएंगे जब 2 स्फीयर में 4 शेयर होता है। तो हम देखे हैं सीबीएसई बोर्ड में हमेशा ये सवाल के रूप में आता है और बच्चे ऑलमोस्ट गलती करते हैं। आपकी गलती नहीं है, आप गलती करोगे ही, आपके स्कूल में है, लेकिन क्या हम सिखा रहे हैं, मे भी किसी का नेटवर्क गायब हो जाए, किसी कुछ गायब हो जाए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट प्लीज, और स्क्रीनशॉट नहीं मिले पाए तो इस वीडियो को हम पोस्ट कर देंगे। पूरे साल भर में फिजिक्स बहुत वास्ट है, सब कुछ अगर रेगुलर क्लास है कि नहीं कीजिएगा ना, बैठ नहीं पाइएगा, बहुत दिक्कत होगा। अभी तो शुरू हुआ है फिजिक्स, बुक 1 बुक 2 सीखना हो बोर्ड से, किसी के बहकावे में किसी भी और चक्कर में ना फंसे कि बाद में ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, अरे यहाँ पे तो सब लिंक है, नहीं हो पाता है। हम बता रहे हैं कष्ट होता ही होता है। हो सकता है आपको सीनियर आपको जो बना भी सकते हो कभी कभी, तो सीनियर खुद का रिकॉर्ड देखिए घबरा जाता है। हम बता रहे हैं ध्यान से, उल्लू बनने से बचिए, खुद से नहीं पढ़िएगा डेली बेसिस पे, कहीं ना कहीं रेगुलर रहिएगा, फंसिएगा। हम ये इसलिए बोल रहे हैं, हम कभी नहीं बोलते कि आप पढ़ो चाहे कुछ, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपका बोर्ड है 11 वालों को तो बोलते हैं जहाँ जाना है ऐसे जाएगा, मिटा रहे। हेडिंग है शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। अभी आपको हम बता रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से शेयरिंग ऑफ चार्ज, सब रेडी है। शेयरिंग ऑफ चार्ज, नया टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है शेयरिंग ऑफ चार्ज। छोड़ दो उसको, अभी क्यों नहीं देखो, कुछ बोलने वाले हैं आर्यन कुमार, कुछ भी बोलना है आर्यन कुमार, आप हमको मैसेज कर दीजिए, हम चेक कर लेते हैं आप क्या बोलना चाह रहे हो। चलिए आर्यन आपको मौका नहीं दे रहे बोलने का क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद मौका देंगे। शेयरिंग ऑफ चार्ज, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 स्फीयर है, एक का रेडियस r1 है और दूसरे का रेडियस r2 है। अभी एक के ऊपर q1 चार्ज है, दूसरे के पास q2 चार्ज है, एक का कैपेसिटेंस c1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस c2 है। यहाँ c1 कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, अभी बताया है फॉर्मूला, और c2 कितना हो जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 ये कैपेसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। अभी हम कुछ किया बड़ा लिखेंगे, अभी ये छोटा हो गया तो बड़ा लिखेंगे। और आपको पता है q इज इक्वल टू c1 इनटू v1 और q2 कितना हो जाएगा c2 इनटू v2। q इज इक्वल टू cv फार्मूला होता है वो दो शेयरिंग ऑफ चार्ज मतलब क्या, दोनों का रेडियस अलग अलग है। अगर इन दोनों स्फीयर को हम क्या होगा कि जोड़ देंगे, एक का वोल्टेज जरूर दूसरे से ज्यादा होगा, V1 है V2 है, ऑब्वियस सी बात है एक का वोल्टेज दूसरे से ज्यादा होगा। एक हायर पोटेंशियल पर है दूसरा लोअर पोटेंशियल पे है और दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दे, वायर से, तो चार्ज फ्लो करने लगेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। अगर V1 ज्यादा है V2 से तो चार्ज फ्लो करेगा V1 यानी कि स्क्वायर 1 से स्क्वायर 2 की ओर। कब तक फ्लो करेगा चार्ज, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। और इसके चलते अब इसके ऊपर चार्ज बदल जाएगा। मान लो पहले Q1 था तो हो सकता है इससे चार्ज गया हो, या हो सकता है अगर इधर से चार्ज आया हो तो इसमें चार्ज बढ़ गया हो घट गया हो, पता नहीं। ये Q1 डैश हो गया, ये Q2 डैश हो गया और अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है, यानी इसका पोटेंशियल भी इसका भी हो चुका है, क्योंकि तभी तक चार्ज फ्लो करता है दूसरी साइड में जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। यहाँ पे चमकता है when two spheres are connected by a plain wire, when two spheres are connected by a plain wire, charge will flow। थोड़ा चमक रहा है, हम बाबा स्क्रीन देख रहे हैं, काला मीटिंग में 10 मिनट बचा हुआ है। Charge will flow from one to another, that is from higher potential to lower potential till both the spheres acquire the same potential। यहाँ पे थोड़ा चमक जाएगा आपको, उम्मीद है कि चमक रहा है, लेकिन ये पोटेंशियल है, ठीक है। बोथ स्फीयर एक्वायर द सेम पोटेंशियल, जब तक दोनों स्फीयर सेम पोटेंशियल न ले ले तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज एक्वायर सेम पोटेंशियल और वो सेम पोटेंशियल जो V कॉमन होगा, V कॉमन, वो V कॉमन हो जाएगा। V इक्वल टू क्या होता है C, Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q बाई C, यानी कि टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, V कॉमन तो ये होगा। चार्ज कंजर्व होता है, अगर चार्ज कंजर्व है तो पहले इसके पास 20 रुपए था, इसके पास 30 रुपए था, हो सकता है 20-30 रुपए आगे पीछे हुआ, अभी किसी के पास सकता है 25 हो तो किसी के पास 5 रुपए आएगा, लेकिन टोटल अभी भी चाहे 20-30-50 था तो अभी भी एक के पास 40 तो एक के पास 10 हो जाएगा, टोटल 50 ही जाएगा। कहने का मतलब Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो है वो इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के, कोई अंतर नहीं रहेगा। याद रखिएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के, ठीक है, जो कि टोटल चार्ज होगा। जो कि टोटल चार्ज क्या नाम दे दिया आप, इसका नाम दे दिए Q, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए ये बात ध्यान रखना। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, कैसे चार्ज निकालेंगे, वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा थोड़ा। ये V कॉमन जैसे आप लिख रहे हैं इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। ये स्टेप को रोक देते हैं, यहां तक का एक बार आप रिकैप देख लो, इस पे एक सवाल भी हम निकाल लेते हैं तब तक, या सवाल पे आने पहले कुछ और बता देंगे। यहां तक का आप सारा स्टेप देखो, यहां तक का सारा स्टेप देख लिए। अब हम मेन चीज सिखाने जा रहे हैं सवाल बनाने के लिए, ठीक है। जैसे दो स्फीयर है Q1 डैश Q2 डैश, इसमें चार्ज है, तो आप खुद सोच के बताओ Q1 डैश बाई Q2 डैश कितना होगा। तो Q इक्वल टू होता है C इंटू V, ऑब्वियस सी बात है,
Q1 डैश और Q2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C1 बाय C2। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है? दोनों का पोटेंशियल सेम है और पोटेंशियल सेम है तो Q इज इक्वल टू C भी लिखेंगे तो V भी तो कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? R रेडियस के। C1 में लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन R1, C2 में लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन R2, तो 4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा तो क्या बचेगा? ये R1 बाय R2। तो ये रिजल्ट आप इस बार ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां से ध्यान दें। दिस इंप्लाइज दैट Q1 डैश बाय Q2 डैश आप चाहो तो लिख सकते हो R1 बाय R2। तो दिस इंप्लाइज दैट Q2 डैश कितना हो जाएगा? Q2 डैश इधर जाएगा R2 बाय R1 इनटू में Q1 डैश। सिंस Q1 डैश प्लस Q2 डैश दोनों मिलकर टोटल चार्ज Q से बराबर है, जो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट Q के बराबर है, ठीक है। Q1 डैश तो ठीक है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर क्या लिखेंगे? R2 बाय R1 इनटू में Q1 डैश इक्वल टू टोटल चार्ज Q। दोनों से Q1 डैश कॉमन निकालो, क्या बचेगा? 1 प्लस R2 बाय R1 इधर क्या हो जाएगा? इक्वल टू में Q। देख लीजिए कहीं तो मेहनत नहीं है, एलसीएम ले लो तो यहाँ ऊपर जाएगा R1 प्लस R2 नीचे R1, तो बताओ Q1 डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये उधर चला जाएगा R1 बाय R1 प्लस R2 इनटू में Q। डायरेक्ट फार्मूला, दो स्फीयर का रेडियस पता है ना और चार्ज टोटल पता है तो कितना चार्ज बटेगा? डायरेक्ट फार्मूला। ठीक उसी तरह से सिमिलरली Q2 डैश का फार्मूला कितना हो जाएगा? जैसे Q1 डैश में R1 था, Q2 डैश में क्या आ जाएगा? R2 बाय R1 प्लस R2 इनटू में कौन? Q। देख लो डायरेक्ट फार्मूला कैसे आया, फिर से समझाते हैं। जब दो स्फीयर में चार्ज था Q1 Q2, जब चार्ज अगला बदली हुआ, कुछ उधर गया कुछ इधर आया, तब एक में चार्ज Q1 डैश एक में Q2 डैश, तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 जितना था उतना ही Q1 डैश प्लस Q2 डैश होगा, दोनों का वैल्यू Q मान लो। अब सुनो, ये चार्ज Q1 डैश है Q2 डैश है, तो Q बराबर होता है C into V। अगर आपसे पूछे कि Q1 डैश कितना होगा तो आपका जवाब होगा C1 into V। Q2 डैश कितना होगा? C2 into V। क्योंकि आपको V दोनों का सेम है इसलिए V1 V2 नहीं कर रहे हैं। जब भी वायर कनेक्ट करेंगे ना तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब भी दो कंडक्टर प्लेन वायर से जुड़ेंगे पोटेंशियल सेम। Q1 डैश बाय Q2 डैश V भी कट जाएगा, क्या बचेगा? C1 बाय C2। C1 का वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन R1, C2 का वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन R2। 4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा, इसी पे बोर्ड में सवाल बहुत बनेगा, वही सिखाएंगे। R1 बाय R2 तो Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाय R2। यहां से Q2 डैश कितना है? Q2 डैश उधर चला गया, R2 ऊपर गया, R1 नीचे गया, R2 बाय R1 इनटू Q1 डैश। Q2 डैश इतना आ गया आपका, ये वैल्यू Q2 डैश आ गई, ये बात सेंस अवलन। नाउ हम जानते हैं कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश Q के इक्वल है, तो Q2 डैश की जगह पे हम कौन सा वैल्यू डाल दिए? ये वाला R2 बाय R1 इनटू Q1 डैश। ये वैल्यू आपको दिख रहा है Q1 डैश, ठीक है। Q1 डैश है ये, जो कि बोर्ड पे बहुत बड़ा लिखना होगा Q1 डैश। तो यहाँ पे Q1 डैश तो ठीक है, Q2 डैश की जगह पे लिखेंगे R2 बाय R1 इनटू Q1 डैश। R2 बाय R1 इनटू Q1 डैश, यहाँ लिखे Q1 डैश एलसीएम बाय निकला, या एलसीएम R1 लोगे कॉमन निकला था, R1 प्लस R2 बाय R1 उधर चला गया, तो फार्मूला डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के लिए डायरेक्ट फार्मूला R1 बाय R1 प्लस R2 इनटू Q1 डैश Q2 डैश। अच्छा एक बार Q1 डैश पता चल गया और कैपेसिटेंस पता है तो आप कॉमन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। V इक्वल टू Q1 डैश बाय C1। यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। अगला सवाल हम यहाँ से सवाल उठाने ही वाले हैं, देख लो इजी है, देख लीजिए, कहीं भी कुछ दिक्कत है तो पूछिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अब इसको हम सवाल के जरिए सिखाएंगे। स्क्रीनशॉट, हम दूसरा मीटिंग का आईडी और पासवर्ड आपको वही भेज रहे ग्रुप में, क्योंकि हम अलग से नहीं भेज पाएंगे। आपको हम अगला मीटिंग का जो सेकंड मीटिंग अभी होगा उसका आईडी पासवर्ड हम ग्रुप में भेज रहे हैं। ब्राइट फ्यूचर बॉय गर्ल्स लो
दोनों में सेंड कर दिया, दोनों में चला गया। आप देख लीजिए ये मीटिंग अब खत्म हो रहा है 1 मिनट के अंदर, तो आप ये भी अगले मीटिंग में ही बात करेंगे, आप इसको देख लीजिए, अभी अगले मीटिंग में बात करेंगे।